नाउ वी हैव टू डील विद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन देखते हैं अब हमें कैसे इंटीग्रेशन को बिजनेस प्रॉब्लम्स के अंदर अप्लाई करना है। देखो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, जब हम एप्लीकेशन पढ़ते थे डिफरेंशिएशन की, तो वहाँ पे हमें कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन गिवन होता था, कंजम्पशन फंक्शन गिवन होता था, उससे हम प्रॉफिट फंक्शन फाइंड आउट करते थे, एवरेज कॉस्ट या फिर जो कॉस्ट या रेवेन्यू फंक्शन है उसको मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करते थे, वो पॉइंट्स निकालते थे क्वांटिटी के जहाँ पे मैक्सिमम रेवेन्यू या मिनिमम कॉस्ट अटेन कर सकते हैं। फिर हम जो हमारी कंजम्पशन है, कंजम्पशन फंक्शन से हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो चीज़ें हमने डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन में पढ़ी थी, अगर हम अब यहाँ पे उनका रिवर्स कर देते हैं तो वो हमारी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन का अगर रिवर्स कर दे तो वो हमारा इंटीग्रेशन होता है। ऐसे ही डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन को अगर हम रिवर्स कर दे तो वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास बन जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है मार्जिनल एनालिसिस की एप्लीकेशन, कि जो चीज़ें हमें मार्जिनल में गिवन होंगी, मार्जिनल लाइक मार्जिनल कॉस्ट आपको गिवन है, मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिवन है, तो वहाँ से आपको कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन, ये सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही जो भी आपको फंक्शन गिवन है मार्जिनल एनालिसिस में, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, कॉस्ट जो भी गिवन है, अगर आप उसका डेरिवेटिव कर देते हो प्लस कॉन्स्टेंट कर देते हो तो आपके पास कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। देन अगर आपको AC निकालना है उसके लिए क्या करोगे, टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी। देन रेवेन्यू निकालना है तो मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन करो, साथ में कॉन्स्टेंट लगाओ। ऐसे ही अगर आपको रेवेन्यू से प्राइस पे जाना है, डिमांड फंक्शन पे जाना है तो R/X हो जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट फंक्शन निकालना है, प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, MR - MC, तो MR - MC का इंटीग्रेशन करो, साथ में कॉन्स्टेंट लगा दो इंटीग्रेशन करने के बाद। देन ऐसे ही अगर आपको प्रॉफिट को मैक्सिमम प्रूव करना है तो डिफरेंशिएशन में हमारे पास क्या होता था, एक मेथड होता था, पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे, उससे x की वैल्यूज फाइंड आउट करते थे, उस डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करके। देन सेकंड डेरिवेटिव में वो वैल्यू डाल के देखते थे, कम आती है तो मैक्सिमम होता था, ज़्यादा आता है तो मिनिमम होता था। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वो मेथड अगर हम लगाना चाहें, लोकल मैक्सिमम मिनिमा वाला आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको लेकिन इससे क्या होगा, अगर वो मेथड आप लगाते हो तो कैलकुलेशन थोड़ी वाइड हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी। तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए आप इस फॉर्मूला से भी प्रॉफिट मैक्सिमम वैल्यू पे मतलब जिस वैल्यू पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको प्रॉफिट टाइम के अकॉर्डिंग गिवन है, जैसे पहले हमें जो प्रॉफिट था वो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग गिवन था, अगर आपको जो प्रॉफिट है वो टाइम के अकॉर्डिंग गिवन है तो वहाँ पे आप क्या करोगे, ऐसे ही अगर आपको जो प्रॉफिट है वो टाइम के अकॉर्डिंग गिवन है। देखो पहले हमारा प्रॉफिट जो भी हमने पढ़ा अब तक वो क्वांटिटी पे डिपेंड रहता था, जैसे जैसे हमने क्वांटिटी चेंज की हमारा प्रॉफिट मिनिमम या मैक्सिमम होता जाएगा। ऐसे ही अब हमारा जो प्रॉफिट है वो टाइम पे डिपेंड है, जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, इस चीज़ की अब हम बात करें यहाँ पे, तो उस केस में हमें क्या करना है, मार्जिनल रेवेन्यू टाइम के अकॉर्डिंग, मार्जिनल कॉस्ट टाइम के अकॉर्डिंग का इंटीग्रेशन करेंगे प्लस कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे। देन हमारे पास है, अगर आपको इलास्टिसिटी वहाँ पे फाइंड आउट करनी होती थी, अब अगर इलास्टिसिटी से वापस आपको उस पर्टिकुलर फंक्शन पे जाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। देन ऐसे ही अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपको गिवन है और आपको कंजम्पशन फंक्शन निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, आपके पास कंजम्पशन फंक्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को चेक करें, फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं हम अपना, द मार्जिनल cost function of a firm is given by MC equals to this, where X is a quantity produced. If the fixed cost is 80,000, find the total cost of the firm. ठीक है, तो ये हमें क्या टोटल कॉस्ट फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें MC गिवन है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करोगे तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन दिस और 50 के साथ 50x प्लस कॉन्स्टेंट हम लगाएंगे अनसर्टेनिटी के लिए। देन हमारे पास ये फंक्शन क्या आएगा, दिस वन। अब आपको कहा था कि फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कितनी है, 80,000, बट हमें क्या पता यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। हम तो ये मान के चलते हैं कि जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है वो दो चीज़ों से का कॉम्बिनेशन है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट आपका ये x डिनोट कर रहा है। अगर हम x को 0 कर दें इट मीन्स आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी ही नहीं, सारी की सारी क्या होगी, फिक्स्ड कॉस्ट होगी। तो मीन्स टोटल कॉस्ट फंक्शन हमारा सारा का सारा किसके इक्वल होगा, फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे x को 0 एज्यूम करते हैं और टोटल कॉस्ट को 80,000 जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है उसको कंसीडर करते हैं और k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम ये करें तो हमारे पास क्या आएगा, 70,000। तो आपके पास अब कॉस्ट फंक्शन कितना हुआ, दिस वन। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। गिवन है कि आपको एक मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट आपको कहा है, फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 2, तो फाइंड द एवरेज कॉस्ट फॉर 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। एवरेज कॉस्ट निकालनी है 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट के लिए। तो सबसे पहले तो हम टोटल कॉस्ट ही निकालते हैं। टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करो, आपके पास ये वैल्यू आएगी, कॉन्स्टेंट आप लगाओगे साथ में तो ये वैल्यू आएगी। अब हम एज्यूम करते हैं वही के की वैल्यू निकालने के लिए कि हमारी टोटल कॉस्ट ही फिक्स्ड कॉस्ट है। हम वेरिएबल कॉस्ट को 0 एज्यूम करते हैं तो टोटल कॉस्ट हमारी फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी। तो टोटल कॉस्ट हमने 2 ली और यहाँ से के की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, -2।
-2 आएगी, देन हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या आ गया, दिस वन, अगर हम वैल्यू के की पुट करें यहाँ पे। देन एवरेज कॉस्ट फंक्शन हमें निकालना है, एवरेज कॉस्ट फंक्शन C/X होता है, तो हमारे पास ये आया, और हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी थी 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट के लिए, तो x को हम 7 कंसीडर करते हैं, हमारा आंसर क्या आएगा 8/7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें मार्जिनल रेवेन्यू दिया है और आपको डिमांड फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो मार्जिनल रेवेन्यू से पहले हम रेवेन्यू फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम x को 0 कंसीडर करते हैं, तो देखो जब हमारी क्वांटिटी 0 होगी इट मीन्स हमारा रेवेन्यू भी 0 होगा, तो इसीलिए हम x को 0 एज्यूम करते हैं और रेवेन्यू भी हमारा 0, तो कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा आया 0, तो रेवेन्यू फंक्शन हमारा ये हो गया। अब अगर आपको डिमांड फंक्शन पे जाना है, डिमांड फंक्शन के लिए हम करते हैं P = R/S, तो अगर हम R/X करें तो आपके पास क्या आएगा, दिस, ठीक है, ये भी x आपका रेवेन्यू फंक्शन था, x को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, तो आपके पास 2 - 3x बचेगा डिमांड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन गिवन है दिस वन, और आपको एवरेज रेवेन्यू फंक्शन इतना प्रूव करना है, आपको जो एवरेज रेवेन्यू फंक्शन है आपका वो इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन हमें गिवन है, यहाँ से हम टोटल रेवेन्यू फंक्शन निकालते हैं, वो कैसे निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन करने से। इंटीग्रेशन अगर हम करें तो हमारे पास ये टर्म आई, फिर वही k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। x को हम 0 मानते हैं, तो हमारा x को अगर हम 0 आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं इट मीन्स हमारा रेवेन्यू भी 0 होगा, तो यहाँ से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2/3। 2/3 आने के बाद आप एवरेज फंक्शन निकालो, एवरेज रेवेन्यू फंक्शन निकालो। एवरेज रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है R/X, तो ये वैल्यूज पुट करो, आपके पास रिजल्टेंट ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो हमें मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है और मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके बताना है, ऑप्टिमम लेवल बताना है और फिक्स कॉस्ट को एज्यूम करना है 0, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमें ये गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट हमें ये गिवन है। अगर हम पिछले मेथड जो हम डिफरेंशिएशन में करते थे, अगर हम उससे निकालने की कोशिश करें प्रॉफिट, तो वहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट क्या होता था MR = MC। सबसे पहले हमें ये चेक करना है, और देन जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है, या फिर हम कहीं MR और MC का जो हम डेरिवेट करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू का जो डेरिवेटिव है मार्जिनल कॉस्ट के डेरिवेटिव से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल करते हैं तो हमारे पास लेवल ऑफ आउटपुट आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे लेवल ऑफ आउटपुट हमारे पास कितना आया 3 और 9, कि अगर हम 3 यूनिट्स बना रहे हैं, अगर हम 9 यूनिट्स बना रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव, या फिर अगर हम MR/MC का डेरिवेटिव करें, यहाँ पे अगर नॉर्मली हमें प्रॉफिट फंक्शन गिवन होता था तो हम 2 डेरिवेटिव करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड, लेकिन जब हमें MR और MC गिवन है, MR तो खुद ही एक फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, तो इसलिए इसका सेकंड डेरिवेटिव इसका DMR या फिर उसका DMC आएगा, ठीक है। तो हमने ये फाइंड आउट किया MR का डेरिवेटिव, देन MC का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। अगर हम वैल्यूज़ पुट करें, 3 वैल्यू पुट करें, तो ये 8 आया, ये 10 आया, लेकिन हमारा यहाँ पे MR क्या है, MR का जो डेरिवेटिव है वो MC के डेरिवेटिव से ज़्यादा है, तो इस लेवल पे ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी कंडीशन होती है कि MR का जो डेरिवेटिव है वो MC के डेरिवेटिव से छोटा होना चाहिए, तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई। अगर हम 9 पे चेक करें तो आप 9 पे देख सकते हो, आपके पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पे -16 and 2, इट मीन्स यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का डेरिवेटिव है वो छोटा आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट के डेरिवेटिव से, इट इज़ 9, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो किस पॉइंट पे होगा 9 पे। अगर हमें प्रॉफिट मैक्सिमम देखना है, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट देखना है, या फिर अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन के अंदर ये वाला। अगर आप वैल्यूज़ पुट करो यहाँ पे MR और MC की वैल्यूज़ पुट करो तो आप देख सकते हो आपका कितना आएगा प्रॉफिट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारा टाइम के बेसिस पे जब प्रॉफिट डिपेंड होता है वो वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें कह रखा है कि इंडस्ट्रियल मशीन है वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है दिस मच पर ईयर, और जो हमारी कॉस्ट फंक्शन है वो ये है। तो फॉर हाउ मैनी ईयर्स इज़ द यूज़ ऑफ मशीन प्रॉफिटेबल, कि हम मशीन का कितने टाइम तक यूज़ करें कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो सके, या फिर हम कितने टाइम तक मशीन को यूज़ करें कि वो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड कर सके। तो वही काम हम करेंगे। रेवेन्यू यहाँ पे हमारा क्या होता है, वही रेवेन्यू का जो डेरिवेटिव है और जो कॉस्ट का डेरिवेटिव है वो एक दूसरे से इक्वेट करेंगे। हम इनको MR भी बोल सकते हैं, तो MR = MC होगा हमारे पास। तो यहाँ से हम टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। टाइम हमारा कितना आएगा 8 ईयर्स। दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद टाइम की वैल्यू हमारी 8 ईयर्स आई। इट मीन्स कि अगर हम मशीन को 8 ईयर्स तक यूज़ करें तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। सेकंड हमारा काम था कि आपको व्हाट आर द नेट अर्निंग जनरेटेड बाय द मशीन ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कितनी अर्निंग्स वो मशीन जनरेट करेगी प्रॉफिटेबिलिटी के पीरियड में इन 8 ईयर्स में। तो वही प्रॉफिट मैक्सिमम के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। देखो ये 8 और 0 कहाँ से आया, हम सोच के चल रहे हैं कि हम 0 टाइम के लिए मशीन को यूज़ करें, और यहाँ पे मैक्सिमम हमारा कब आया था 8 पे, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 8, कि हम मैक्सिमम 8 ईयर्स के लिए मशीन को यूज़ करें और मिनिमम 0 ईयर्स के लिए मशीन को यूज़ करें। तो यहाँ पे ये हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन के अंदर। वैल्यूज़ पुट करो, MR और MC की वैल्यूज़ पुट करो, फाइंड आउट करो, तो आपके पास आया 7168।
अब इलास्टिसिटी का क्वेश्चन देखें, अगर हम इलास्टिसिटी से हमें डिमांड फंक्शन पे कैसे जाना है, तो आपको क्वेश्चन में कहा है कि डिमांड फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है और यूनिट प्राइस इलास्टिसिटी आपको गिवन है। जब हमें यूनिट प्राइस इलास्टिसिटी गिवन होती है, इट मीन्स ईटा इक्वल्स टू 1, इट मीन्स जो हमारी जो फॉर्मूला है वो 1 के इक्वल होता है, हमारी इलास्टिसिटी 1 के इक्वल होती है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें, जो ये टर्म्स है उसको उधर ले जाए तो हमारे पास बचेगा dx/dp इक्वल्स टू माइनस x/p, ठीक है। फिर dx वालों को एक साइड ले लो, dp वालों को एक साइड ले लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ से कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास था dx/dp माइनस x/p, यही है हमारे पास। तो यहाँ से हम इन दोनों को चेंज कर सकते हैं। x को इधर अगर हम रख ले, dp को हम उधर ले जाए, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस dx/x इक्वल्स टू dp/p, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर dx को उधर ले जाए तो यहाँ पे 0 बचेगा, हम ऐसे लिख सकते हैं dp/p प्लस dx/x इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन अगर हम करें इन दोनों का, तो हमें क्या गिवन है, सेपरेटली इंटीग्रेशन करो। देखो ये हमारे पास है 1/p dp, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, log p। ऐसे ही 1/x dx का इंटीग्रेशन करोगे, आपके पास क्या आएगा, प्लस log x, ठीक है। और 0 के लिए हम मान लेते हैं 0, देखो अगर किसी भी हम लोग और साथ में कोई कांस्टेंट गिवन हो उसका डेरिवेटिव करते हैं तो वो 0 आता है। ऐसे ही अगर हम 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लोग, और वो पर्टिकुलर कांस्टेंट वो कुछ भी हो सकते हैं, तो 0 का आएगा log k, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ से हमारे पास ये आइडेंटिटी है log a प्लस log b वाली, तो हम इसको log a प्लस b भी लिख सकते हैं कि जब हमें मल्टीप्लाई में गिवन हो तो हम इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, तो हमने ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ log k, log से log कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, एक्स पी इक्वल्स टू के, या फिर आप लिख सकते हो कि p इक्वल्स टू k/x, ये आपका डिमांड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमें प्राइस इलास्टिसिटी गिवन है डिमांड की, दिस वन। आपको डिमांड फंक्शन फाइंड आउट करना है जब क्वांटिटी डिमांडेड 8 होगी और प्राइस हमारा 2 होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ईटा हमें कितना गिवन है, दिस वन। ईटा का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे पुट करें ऐसे लिख सकते हैं। देन dp, जो p वाली टर्म्स है उसको उस साइड ले जाओ, क्योंकि हम यहाँ से p को ऐसे, यहाँ से p कट जाएगा, p से p कट जाएगा, dp को 3 के मल्टीपल में आ जाएगा, तो यहाँ पे ये हमारे पास बचेगा। अब अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें इसका करना है इंटीग्रेशन। देखो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहें हो जाएगा इजीली, log x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते आप इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि बेसिक फॉर्मूलेज के अंदर ऐसा इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो अगर हम जाएंगे टेक्निक्स पे, फिर हम किस पे जाएंगे, टेक्निक्स पे। अगर आप टेक्निक यहाँ पे चेक करो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास क्या होता है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, दो ही हमारे फंक्शन होने चाहिए, एक हमारा फंक्शन खुद और दूसरा उसका डेरिवेटिव। क्या यहाँ पे कोई फंक्शन और डेरिवेटिव है, नहीं गिवन है, तो हम जाएंगे बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स के अंदर तो हमारे पास u भी होता है, लेकिन ये तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में गिवन है। और तीसरा हमारे पास होता है पार्शियल फंक्शंस। अगर हम पार्शियल फंक्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो क्या ये हो सकता है, हाँ, क्योंकि हमारे पास ये केस 1 ही तो है कि लीनियर होना चाहिए और नॉन रिपीटेड होना चाहिए, इट मीन्स, और ये दूसरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में रैशनल फंक्शन गिवन है, इसलिए हम यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन करेंगे। तो देखो वो करेंगे कैसे। अब dp है, dp को साइड रखो, आपके पास है 3p माइनस 1 p प्लस 2, ये दो टर्म्स है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जितने नीचे फैक्टर्स होते हैं उनके लिए उतने ही अल्फाबेट्स ले लेते हैं, तो इक्वल्स टू आएगा p माइनस 1 प्लस b p माइनस 2, ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास आएगा a p माइनस 1 प्लस b p प्लस 2, ठीक है, प्लस 2, क्योंकि एलसीएम ये आएगा ना यहाँ पे। देन b के लिए आएगा p माइनस 1, ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3, क्योंकि नीचे वाली टर्म्स नीचे की इक्वल, ऊपर वाली टर्म्स ऊपर वाले की इक्वल। अब हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो अगर b को 0 बनाना है तो -1 में से +1 आप माइनस कर दो, यहाँ पे -1 है, 1 ले लो p की वैल्यू। तो जब हम p की वैल्यू 1 लेते हैं तो b हमारा हो जाएगा 0, हमारे पास क्या बचेगा, 3 इक्वल्स टू 3a, यही बचेगा, क्योंकि 1 प्लस 2 ये भी 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट गया, a हमारे पास कितना आया, 1। ऐसे ही अगर हमें b की वैल्यू निकालनी है, b के लिए हम a को क्या कर देते हैं, हमारे पास था 3 इक्वल्स टू a p प्लस 2 देन प्लस b p माइनस 1, यही है आपके पास। अब a की वैल्यू तो हमने निकालनी कितनी, 1। अगर हमें b की वैल्यू भी निकालनी है, b की वैल्यू के लिए इसको 0 कर देते हैं, यहाँ पे क्या माइनस करें, 0 आ जाए, -2 कर देते हैं। तो जब हम p को -2 लेते हैं, p इक्वल्स टू -2, लेट p इक्वल्स टू -2, तो 3 इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा, छोड़ो इसको देखो, b -2 -1 ये कितना आएगा, 3 इक्वल्स टू -3b, इट मीन्स b आपका आ रहा है -1, तो a हुआ 1, b हुआ -1। वैल्यू पुट करते हैं, तो अगर हम पुट करें तो हमारे पास जो ये फंक्शन है, ये जो है हमारे पास 3dp p माइनस 1 p माइनस 2, ये कितना आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1, a आपके पास क्या था 1, p माइनस 1 dp, ऐसे ही माइनस
अब देखो आपके पास क्या था, a प्लस नीचे कुछ था नीचे, लेकिन b की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ लगा सकते हो -1, 1p-2 ऐसे हो जाएगा। तो इनका इंटीग्रेशन कर सकते हो, log p-1 log p-2 आपके पास आएगा। तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी और वहाँ 0 बचेगा, तो 0 का क्या होगा, log k। ठीक है, वही काम आपको करना है यहाँ पे आपके पास, वही कि बीच में प्लस का साइन होता है तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है log mn होता है जब, तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं log m प्लस log n। तो यहाँ पे log m प्लस n गिवन है तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, तो ये होएगा log x p-1। देन हमारे पास आया log x p-1, ये आया आपके पास। अब फिर हमें गिवन है log माइनस log p2, जब माइनस होता है साइन में तो वो क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाते हैं, तो ये इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, उधर log k रहेगा, log से log कटेगा, हमारे पास ये आया। देन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, जब हमें x 8 गिवन है और p हमारे पास 2 है, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 2, तो इसको पुट करो और आपके पास डिमांड फंक्शन ये आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं यहाँ पे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें गिवन है और कंजम्पशन फंक्शन हमें यहाँ पे निकालना है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के लिए हमें ये फंक्शन गिवन है, अगर आप कंजम्पशन फंक्शन लगाओगे यहाँ पे तो इस तरीके से लिख सकते हो, रूट को -1/2 लिख सकते हो ऊपर जाके, तो ये आपके पास आएगा। ठीक है, और कंजप्शन फंक्शन निकालना है, जब सी आपका 8 होगा, आई आपका 9 होगा, तो सी 8 आई 9 की वैल्यू निकालो 2i, देन कंजप्शन फंक्शन में पुट करो, तो ये आपका कंजप्शन फंक्शन आएगा। तो ये इस तरीके से हमारे मार्जिनल एनालिसिस के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन।